आप। स्वागत करती हूँ आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो इजी टॉपिक हो चाहे वो मुश्किल टॉपिक हो, सभी टॉपिक के एमसीक्यूज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि हमने हमारे हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, छंद, अलंकार, समास, जितने भी टॉपिक है हमारे, वो सभी के सभी फाइट के साथ मैंने आपको अपनी हिंदी वर्ड सीरीज के अंदर करवा दिए हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। हमने एक वर्ड सीरीज बनाई है, उसके अंदर आपके जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे के सारे टॉपिक मैंने उसमें करवा रखे हैं। हमने क्या किया उस सीरीज के अंदर कि जितने भी हमारे हिंदी ग्रामर टॉपिक हैं उनमें से कोई भी दो टॉपिक लेते हैं और उनके बीच हम फाइट करवाते हैं। उस टॉपिक के अंदर फाइट करवाते हैं और साथ में उसे डिटेल समझते हैं। और वो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने आपको हिंदी वर्ड सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको अपनी सीरीज में करवा दी है। साथ में ही जो मुश्किल टॉपिक है वो उन्हें याद करने की ट्रिक एग्जाम में किस प्रकार आएगा वो भी मैंने आपको उस सीरीज में करवाई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ा दिया है उन सब के एमसीक्यूज आज की इस वीडियो के लेके आई हूँ मैं। साथ में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज, साथ में इसे थोड़ा डिटेल से भी मतलब थोड़ा समझेंगे इसके बारे में भी, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको साथ साथ इसकी ट्रिक भी बताती रहूंगी। हर टॉपिक की जो ट्रिक होती है याद करने की वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। वीडियो को शुरू करते सबसे पहले हमारा आता है कि कैव वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो अब हमें बताना है कि कैव वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान बताना है। तो जिस भी व्यक्ति ने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ रखा है, जिस भी व्यक्ति को ये पता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो तो ये कर पाएगा। परंतु जिसे नहीं पता तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि हम किस वर्ण को किस उच्चारण स्थान में बोलते हैं, कहाँ पर उनकी आवाज़ लगती है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें कि आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, मतलब जिसे ये करने हैं ना सबसे पहले वो वीडियो देख के आओ, जिसे नहीं आते हैं, और जिसे आते हैं तो भाई उसके लिए सही है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कैव वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखो, कैव वर्ण जब हम कै को बोलते हैं तो कहाँ से आवाज़ आती है। कै हम बोलते हैं ना क ख घ, तो ये कहाँ से आवाज़ आती है इनकी, हमारे गले से निकल के आवाज़ आती है। वैसे आज तो सारे गले से ही हैं, परंतु कहाँ पर स्पर्श होती है, गले पर होती है ना। जब हम बोलते हैं ना क ख घ घ, तो यहाँ से आवाज़ आती है। खुद भी फील करके देखो तब पता चलेगा आपको कि यहाँ गले से आवाज़ आती है। तो जो हमारे गले से मतलब कंठ से आवाज़ आती है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, क्योंकि क बोलते तो कंठ से आवाज़ आएगी। खुद भी फील करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, खुद बोल कर देखो। ये श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, क्या ये स्पर्श व्यंजन है, क्या फिर ये संघर्षी है, क्या ये अल्पविराम है। देखो, ये स्पर्श व्यंजन तो नहीं है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं, जो कैसे मैतक होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो भाई ये स्पर्श व्यंजन तो नहीं है। संघर्षी है या फिर अल्पविराम है। भाई अल्प प्राण तो नहीं, क्योंकि अल्प प्राण यर अलव होता है जहाँ जिसे हम जल्दी बोल देते हैं। तो अल्प प्राण भी नहीं है, स्पर्श व्यंजन भी नहीं है, तो ये क्या है, संघर्षी है। जब इसे श को बोलते हैं तो अपना श बोलते तो एक हवा भी निकलती है, संघर्ष भी लगता है, तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। इसे हम उष्ण व्यंजन भी कह सकते हैं। फूल क्या है, फूल व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, फिर भाववाचक है। देखो, फूल शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति का बोध होता है। भाववाचक में किसी की भावनाएं, मतलब भावनाओं जो होती है, भावनाएं वो व्यक्त होती है। परंतु जातिवाचक में एक शब्द से पूरी जाति का बोध होता है। और फूल से भी वही हो रहा है। भाई फूल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के फूल होते हैं, हमें ये नहीं पता है किस प्रकार का फूल है, तो हमें फूलों की पूरी जाति के बारे में बता रखा है इसके अंदर, तो जातिवाचक। अच्छा शब्द क्या है, अच्छा क्या एक संज्ञा है। संज्ञा एक नाम होता है, अच्छा एक नाम थोड़ी ना किसी का। सर्वनाम होते हैं जैसे कि मैं, वह, स्वयं, खुद, ये होते हैं, परंतु यहाँ पर ये कोई नहीं है। विशेषण में क्या होता है, विशेषण में होता है किसी के गुण दोष के बारे में बताओ। तो भाई ये क्या है, अच्छा क्या है, गुणी तो है कि ये अच्छा लड़का है, तो ये क्या है, हमारा अच्छा एक विशेषण है। मैं क्या है, भाई मैं हमारे से प्रोनाउन पढ़ते हो ना, आई, माई, मी, अवर, अस, ये सब होते हैं। वैसे सर्वनाम में मैं, वह, तुम, हम, ये सब होते हैं। तो सर्वनाम में क्या है, एक सर्वनाम है। यहाँ पर ये रहा, मैं एक सर्वनाम है। ओके, राम पुस्तक पढ़ता है। देखो, सरल वाक्य वे होते हैं जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होते हैं, और जो बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं। संयुक्त वे होते हैं जहाँ पर किसी भी दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ते हैं। और मिश्र में एक आश्रित होता है और एक तो प्रधान वाक्य हुआ और दूसरा उस पर आश्रित होता है। तो ये मिश्र तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आश्रित वाक्य नहीं है और ना ही कोई प्रधान है इसके अंदर।
संयुक्त भी नहीं है, क्योंकि संयुक्त के अंदर दो शब्द चाहिए होते हैं या फिर दो वाक्य चाहिए होते हैं, और वे किससे जुड़े होते हैं, एक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, जिसकी राम पढ़ता है और पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है और सीता पुस्तक पढ़ती है। ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये दो वाक्य हैं और इन्हें और द्वारा जोड़ा गया है, तो ये हमारा संयुक्त है। परंतु यहाँ पर ऐसा कोई वाक्य दे रखा तो ये हमारा संयुक्त भी नहीं है, ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर एक विधेय और एक उद्देश्य है। विधेय होता है, पहले उद्देश्य समझो, उद्देश्य होता है प्रिडिकेट, इंग्लिश में प्रिडिकेट कहते हैं, कहने का अर्थ है उद्देश्य होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर राम है, और सब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस में कुछ बचता है वो सब होता है हमारा विधेय, और यहाँ पर विधेय भी है, तो उद्देश्य और विधेय दोनों हैं, तो ये हमारा एक सरल वाक्य हुआ। और सरल वाक्य में कुछ साधारण वाक्य भी होता है। और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि और एक ऐसा अव्यय है जो दो वाक्य को जोड़ता है, और मैंने बताया था आपको उदाहरण, राम खेलता है और सीता पढ़ती है, तो राम खेलता है और सीता पढ़ते किसके द्वारा जोड़े गए हैं, और द्वारा जोड़े गए हैं, तो और क्या हुआ, एक अव्यय जो इन्हें जोड़ रहा है, तो ये एक हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, वह क्या दृश्य है, तो उसमें वह क्या दृश्य, ये शब्द, ये वाक्य कौन सा है, ऑप्शन है विधानवाचक है या फिर विस्मयवाचक है, दो ही दे रखी है, इजीली बता पाओगे आप। देखो विधानवाचक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि विधानवाचक में एक सिंपल वाक्य होता है, जैसे कि राम पढ़ता है, राम खेलता है, जैसे सरल वाक्य में सिंपल वाक्य होते हैं ना, वैसे ही विधानवाचक में भी सिंपल वाक्य होता है। इसमें दोनों में अंतर ये होता है कि इसके अंदर हम नहीं शब्द या यूज़ कर सकते, नहीं का, या फिर इसके अंदर हम इस चीज़ का भी शब्द वाक्य का यूज़ कर सकते हैं, परंतु विधानवाचक में सिर्फ ऐसा वाक्य होता है इसके अंदर हाँ मिलाई जाती है, जैसे कि जो करने की अनुमति दी जाती हो। अनुमति का मतलब ये नहीं कि आगे दी जाती हो, कहने का ऐसा वाक्य जहाँ बिल्कुल साधारण है, कोई मनाही नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई निषेध नहीं, वो कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल सिंपल वाक्य, जैसे राम पढ़ता है ऐसे बिल्कुल सिंपल वाक्य हो, वो विधानवाचक है। और यहाँ पर कोई सिंपल वाक्य नहीं है, विस्मयवाचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विस्मय दिखाया गया, हर्ष दिखाया गया है, जब अभी हर्ष, शोक, विस्मय, डर, भय ये सब दिखाया जाए उसे कहते हैं हम विस्मयवाचक। तो यहाँ पर वाह क्या नज़ारा है, तो इसमें विस्मय दिखाया गया है, तो इसे हमारा क्या हुआ, विस्मयवाचक। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, विद्यालय संधि विच्छेद बताओ इसका, सिंपल सा है, विद्या प्लस में आल्य, विद्या प्लस में लय है, इसमें विद्या प्लस में लय कुछ सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। विद्या प्लस में आल्य फिर वी प्लस में आल्य, तो यहाँ तो वैसे ही कहाँ कंफ्यूज करेंगे लोग आपको, क्योंकि यहाँ पर तो ध्यान नहीं दे रखा, सो तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बस है बी आंसर, जो कि बिल्कुल सेंस भी लग रहा है और आप कर भी पाओगे इसलिए, तो विद्या प्लस में आल्य है हमारा सही आंसर है। सत्यार्थ की संधि विच्छेद क्या है, सत्यार्थ सिंपल है बिल्कुल, सत्य प्लस में अर्थ है नहीं है, सत्य प्लस में यार्थ है नहीं है, सत्य प्लस में अर्थ है बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको संधि विच्छेद में क्या बताया था कि जब भी हम किसी का संधि विच्छेद करते हैं तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर सत्यार्थ दिया गया है, अब इसमें आपको तोड़ना बता रखा है, अब कैसे तोड़ोगे आप इसे, देखो यहाँ पर सत्य प्लस में यर्थ दे रखा है, और आपको मैंने क्या बताया था कि जब दो वर्ण मतलब एक ही फैमिली के दो वर्ण आमने सामने आके जुड़ते हैं तो वो उसी फैमिली का एक वर्ण को बड़ा करता है, बताया था मैंने आपको उस फैमिली के बारे में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह है, तो यह देखो ये क्या है, यह में ए छिपा हुआ है, तो भाई पहली फैमिली का पहला वर्ण तो है, यहाँ पर हम हाँ होगा कि भाई हाँ आगे हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ए आया, यहाँ प्लस में ये आ गया, तो यहाँ पर पहले ही गलत हो, क्योंकि ए के साथ ये आ गया, मतलब पहली फैमिली के दो वर्ण नहीं है ये, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी यह है, तो ये पहली फैमिली के दो वर्ण नहीं है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर ए है प्लस में यहाँ पर भी ए है, तो मतलब पहली फैमिली के ही दो वर्ण हैं, और साथ में जब ये जुड़ रहे हैं तो उसी फैमिली का मतलब उसी फैमिली का वर्ण को बड़ा कर रहा है, तो ये हमारा आंसर ए सही होगा इसका, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि चंद्र का मुख है, अलंकार बताइए। अब हमें क्या बता रहे हैं इस क्वेश्चन में कि चंद्र का मुख है, इस वाक्य के अंदर हमें बताना कि कौन सा अलंकार है। अलंकार पढ़ाए थे, सभी को पता है। देखो अब आपको बता रहे कौन सा अलंकार है, पहला उपमा अलंकार है, यमक है, फिर रूपक है। उपमा अलंकार की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको, जहां पर सा सरी सम, जहां पर भी सा समान सरी सम मिल जाए वो उपमा अलंकार हो गया। यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार वे होते हैं जहां पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार उसका अर्थ
अलग हो। क्या हो? जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती हो और उनका अर्थ हर बार अलग हो, उसे कहेंगे यमक अलंकार। रूपक अलंकार क्या बताया था? जहां पर भी योजक चिन्ह दिखाई दे जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब इन तीनों में से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सा अलंकार है? सासम सरिस है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यमक अलंकार लग रहा है यहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, नहीं। रूपक अलंकार योजक चिन्ह है, नहीं। तो क्या है ये रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार योजक चिन्ह के साथ साथ इसकी एक और पहचान है कि 100% में से 80% में आपको योजक चिन्ह मिलेगा। 80% वाक्यों में आपको योजक चिन्ह मिलेगा, जिसे आप पहचान सकते हो कि रूपक अलंकार है। परंतु जो 20% बचे हुए हैं, जहां पर हमें ये नहीं पता कि इसमें योजक चिन्ह मतलब ये रूपक अलंकार है या फिर नहीं, जहां पर योजक चिन्ह नहीं दिए गए हैं, उसे कैसे पहचानें? तो रूपक अलंकार को दूसरी है पहचानने की ट्रिक, जहां पर भी ऐसा दिखाई दे जाए, जैसे हम कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, उपमा अलंकार का भी ले लेती हूँ यहाँ पर, कि तुम चंद्रमा के समान दिखाई देते हो, तुम चंद्रमा के समान हो, या फिर हो सकता है तुम चंद्रमा के समान हो। इस वाक्य में तुम चंद्रमा के समान हो, उसके जैसे दिखते हो, और जहां इसमें क्या है, इसमें तुलना की गई है, और जहां पर भी तुलना की जाती हो ना, वो हमारा उपमा अलंकार होता है। परंतु रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार वो होता है जहां पर तुलना नहीं की जाती, जहां पर डायरेक्ट कह दिया जाता है कि तुम हो ऐसे, कि यहाँ पर है कि तुम चंद्रमा के समान हो, ये हो कि भाई हमारा तुलना, परंतु कह दे कि तुम चंद्रमा हो, तुम समान नहीं हो, तुम चंद्रमा ही हो, तो वो होता है रूपक अलंकार। जैसे कि तुम शेर के समान हो, शेर जैसे हो, तुम शेर जैसे हो, तुम शेर हो। अंतर है दोनों में, क्योंकि तो इसमें कहा गया कि तुम उसके जैसे हो, परंतु इसमें कहा गया कि तुम वही हो। तो ये होता है रूपक अलंकार, जहां पर कह दिया जाता है कि तुम वैसे हो, समान नहीं हो उसके। तो यहाँ पर रूपक अलंकार आएगा। ओके, राजपुत्र में कौन समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जहां पर विग्रह करते समय बीच में योजक चिन्ह आए। द्वंद्व समास कौन से होते हैं? बताए थे विपरीतार्थक शब्द, जहां पर विलोम शब्द आते हों, वो सारे द्वंद्व समास, आपके विलोम शब्द सारे द्वंद्व समास ही हैं, ठीक है। और द्वंद्व समास को अगर आप इसका विग्रह करोगे तो बीच में योजक चिन्ह आता है और, जैसे कि माता पिता एक विलोम शब्द है, इसका अगर आपने विग्रह किया तो यहाँ पर आएगा माता और पिता, और एक योजक कह सकते हैं समुच्चय बोधक अव्यय लगा है, ठीक है। बहुव्रीहि समास होता है जहां पर उपमेय में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती हो, जैसे कि लाल मिर्च या फिर काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताइए कि वो काली है। तो इसमें क्या है कि तुलना की विशेषता बताते हैं, उपमेय की उपमान से विशेषता बताई जाती है ना, उपमेय उपमान की विशेषता बताए, वो बहुव्रीहि समास आ गया। अब देखो राजपुत्र में क्या है, अगर राजपुत्र को देखा जाए तो ये द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है, तो ये द्वंद्व समास भी नहीं हुआ। बहुव्रीहि समास देखा जाए तो बहुव्रीहि समास भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पुत्र की विशेषता नहीं बताई कि वो राजा है, पुत्र की विशेषता है कि वो राजा है, बिल्कुल ये नहीं बनता सेंस, तो ये मतलब बहुव्रीहि समास नहीं है। ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका आप विग्रह करोगे तो बीच में आएगा कारक चिन्ह, राजपुत्र, राजा का पुत्र का एक कारक चिन्ह है, सिंपल। तो ये तत्पुरुष समास, यहाँ पर तत्पुरुष समास, यहाँ पर रूपक अलंकार। चौराहे में समास बताना है, या फिर अवयव भाव। कर्मधारय समास क्या होते हैं? कर्मधारय समास वे समास होते हैं जहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, परंतु वे पद किसी अन्य की तरफ संकेत करते हैं, वो कर्मधारय होते हैं। द्विगु समास क्या होते हैं? जहां पर पहला शब्द जो होता है पूर्व पद से बोल सकते हैं हम, वो हमारा संख्यावाची हो, मतलब वहां पर कोई गिनती आती हो, काउंटिंग आती हो। अव्ययभाव समास, यहाँ पर पहला पद पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय क्या होती है? जिनका रूप कोई बदलता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें कौन सा नियम लागू होता है इन तीनों में से? कर्मधारय, यहाँ पर जो है कर्मधारय, क्या इन दोनों में किसी और की तरफ संकेत कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो कर्मधारय नहीं है। अव्ययभाव भी नहीं, क्योंकि पहला पद इसमें अव्यय नहीं है। तो ये द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर चौराया दिया गया है, चो मतलब 4 होता है और 4 एक काउंटिंग होती है, सो ये हमारा द्विगु समास है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में 11 भी होती हैं, 13 भी होती हैं, 24 भी होती हैं। तो आखिर इसका आंसर ठीक कौन सा होगा? अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना
मुझे पता ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ कोई 11 और 13 में से लगा दें, क्योंकि आप ज़्यादातर यही देखे हैं। हाँ भाई, दोहा छंद में 11 मात्राएं भी होती हैं और 13 मात्राएं भी होती हैं, परंतु देखो दोहा छंद के अंदर सम पदों में 11 मात्राएं होती हैं, विषम पदों में 13 मात्राएं होती हैं, परंतु टोटल हमारे कितनी होती है? 24 मात्राएं होती है ना। तो तुम्हें दोहा छंद की पूछी है, अलग अलग नहीं पूछी। अगर ऐसा पूछा जाए कि सम पदों में, दोहा छंद के सम पदों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 लिखोगे। अगर दोहा छंद की विषम पदों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 लिखोगे। परंतु ऐसे पूछ जाएगी दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप 24 लिखोगे, 24 आंसर आएगा। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम देश तद्भव पढ़ाए मैंने आपको, ये हमारा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, शब्द का भेद है ये, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पे देखो नारायण का संधि विच्छेद होगा। नारायण का संधि विच्छेद क्या है? नार प्लस में अयन, नार प्लस में, यहाँ देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, दोनों पहली फैमिली के ही सदस्य हैं, पहली फैमिली के छोटे भाई मतलब सदस्य हैं। और जब इसे जोड़ा गया तो पहली फैमिली का जो बड़ा भाई वही बड़ा हुआ। तो सिंपल, ये कौन सा संधि है ये बताइए, कौन संधि है ये? तो ये संधि है हमारी सवर संधि। अब सवर संधि में से कौन संधि है ये हमारी? सवर संधि में से ये कौन संधि है बताओ? त्रिक संधि, बिल्कुल सिंपल। राम पुस्तक पढ़ता है, मैं क्रिया बताओ। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया क्या है? आकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक। पहले ये जानो कर्म को कैसे पहचाना जाता है, आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ, सुनो। कर्म को पहचानने की ट्रिक है कि आप कर्म को पहचान के मतलब क्या और किसको से आप एक क्वेश्चन बनाओ। मतलब एक वाक्य दिया गया है, आपको उसमें कर्म पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे? आप क्या और किसको से उस वाक्य का क्वेश्चन बनाओ, और अगर उसमें आपको कोई आंसर मिलता है तो मतलब समझ जाइए कि वो उसमें कर्म है, पर तो नहीं मिलता तो उसमें कर्म नहीं है। जैसे कि हम लेते हैं राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया बतानी है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म है, कैसे पहचानोगे? इसका एक क्वेश्चन बनाओ, क्या और किसको से। राम क्या पढ़ता है या फिर राम किसको पढ़ता है, तो इसमें आंसर में क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगा आपको। तो पुस्तक मिल रहा है इसके अंदर, इसका मतलब इसमें कर्म है। अगर कर्म है तो इसका मतलब ये हमारा सकर्मक क्रिया है, क्योंकि सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन होती है कि जिसमें कर्म हो। वन में सभी सांप है, इसकी किसकी ट्रिक है ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब मैंने आपको हमारी जो वीडियो करवाई थी, पिछली वीडियो करवाई जिसके अंदर मैंने आपको हार्ड टॉपिक जो हमारे हिंदी ग्रामर के संधि छंद अलंकारी करवाए थे, तब मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर, कि इससे आप किसी भी इस वाक्य से आप किसी के भेद के बारे में बता सकते हो। वो कौन सा क्या मतलब किसकी ट्रिक है वो, जिससे हम ये पता कर सकते हैं उसके भेदों के बारे में, इस ट्रिक से। तो आपको ये बताना है। देखो सर्वनाम, संज्ञा, फिर वाक्य। तो इसका आंसर वाक्य है कि हम इस ट्रिक से, इस वाक्य से वाक्य के पूरे 8 के 8 भेद पता कर सकते हैं सिंपल से एक वाक्य से। जैसे कि देखो वन में सभी सांप है, वैसे क्या बनता है? विधानवाचक वाक्य। न से क्या बनता है? निषेधवाचक वाक्य। स से क्या बनता है? संकेतवाचक वाक्य। वैसे क्या बनता है? विस्मयबोधक वाक्य। ई से क्या बनता है? इच्छावाचक वाक्य। स से क्या बनता है? संदेहवाचक वाक्य। ऐसे क्या बनता है? आज्ञावाचक वाक्य। और पै से क्या बनता है? प्रश्नवाचक वाक्य। पूरे 8 के 8 भेद मैंने बता दिए, सिर्फ एक ही वाक्य में वाक्य के पूरे 8 भेद हो गए हैं। ये ट्रिक आपको याद कर लो, आपको वाक्य के पूरे की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद नहीं होते ना वाक्य, इसलिए मैंने ट्रिक ली थी। राम ने रावण को मारा, इसमें आपको बताने कारक क्या है? तो कर्ता है, कर्म है, फिर करण है। तो मैंने आपको टेल बताई थी ना, वो कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये वाली टेबल इसमें फॉलो होगी। देखो कर्ता ने कर्म को करण से, इस 3 पे आते हैं क्योंकि 3 ऑप्शन दिए गया है। तो देखो कर्ता क्या है कि जहां पर ने लग जाए, कर्म जहां कर्ता ने कर्म को लग जाए, करण जहां से लग जाए। और यहाँ पर क्या है? ने लगा हुआ है, और ने के साथ लगा हुआ है? एक शब्द के साथ, एक संज्ञा के साथ लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हुआ है? कर्ता हो गया। कर्ता के साथ ने लगता है हमेशा, तो ये हमारा ये जो है ना राम, तो ये राम क्या है? हमारा कर्ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राम है वो कर्ता है। अब इसने भाई एक थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें राम क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखे हैं ना, रावण भी दे रखा है और राम भी।
तो इसलिए राम बताया। राम क्या, तो राम एक कर्ता है क्योंकि यहाँ पर ने लगा हुआ है, तो यह कर्ता हो गया। पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, जहाँ पर अलग होने की बात हो वो कौन सा कारक में आता है, अलग होने की बात, अपादान कारक में आता है। तो यहाँ पर अपादान कारक दे रखा कहीं पे, ये रहा है हमारा अपादान कारक, सो इसमें अपादान हो गया। सूर्योदय में संधि बतानी है, सूर्य उदय, इसका संधि विच्छेद करो तो क्या आएगा, सूर्य प्लस में उदय, सूर्य में ये के साथ ए हो गया, उदय में उ हो गया, ए उदय, ए उदय, यहाँ पर क्या हुआ, ए और उ लगा है, मतलब क्या है ये, सवर तो लगे दोनों में, तो हमारे सवर संधि हो गया। संजन का संधि विच्छेद, सजन, सजन का संधि विच्छेद, सज प्लस में जन, स प्लस में जन, सज प्लस में जन, यहाँ पर तय नहीं दे रखा क्योंकि तय भी तो है ये राम, तो ये गलत है, ये भी गलत है। आंसर आएगा सत प्लस में जन। यथाशक्ति में समास, देखो मैंने अव्यभाव में बताया था कि पहला पद अव्यय होना चाहिए, और यथा क्या है, एक अव्यय है, यथा का रूप नहीं बदलता, चाहे आप कितने बदल लो। शक्ति का रूप बदल जाएगा, शक्ति का शक्तियाँ हो जाएगा, परंतु यथा का रूप नहीं बदलेगा, तो ये अव्यभाव समास हुआ। चतुर्भुज में समास, चतुर्भुज में देखो पहला पद क्या है, चतु, और चतु क्या होता है, चार, एक संख्या है, तो ये हमारा हुआ कौन सा समास, चलो यहाँ लिख देते हैं, चतुर्भुज हुआ हमारा द्विगु समास। ठीक है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्णों का क्रम, लयबद्ध या फिर खुश करना। छंद का अर्थ होता है, देखो वर्णों का क्रम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लय कब होता है, लय का मतलब होता है सुर, तो भाई गलत है, नहीं होगा। इसका आंसर है खुश करना किसी को भी। मात्रिक छंद में किसकी गणना होती है, ऑफकोर्स मात्राएं की होंगी, और वार्णिक छंद में वर्णों की होती है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की। अलंकार का शब्द क्या है, अलंकार शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ शोभा भी नहीं होगा, चमत्कार भी नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार जब ये लग जाते हैं जो उत्पन्न होता है उसे चमत्कार कहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है। शोभा जब ये लग जाते हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं तभी कहते हैं, तो ये भी नहीं है। आभूषण होगा, क्योंकि जिसने बनाए हैं अलंकार उसने पहले कहा था कि एक आभूषण का काम करते हैं अलंकार। एक जैसे कि स्त्री जब आभूषण पहनती है तो सुंदर दिखती है, ऐसे जब वाक्य आभूषण पहनते हैं तो अलंकार रूपी आभूषण पहनते हैं तो वो सुंदर दिखते हैं, तो ये आभूषण कहा गया है। अव्ययकारी शब्द कौन से हैं, संज्ञा सर्वनाम फिर अव्यय। मैंने बताया था अव्ययकारी शब्द को इसका दूसरा नाम अव्यय होता है, तो ये हमारे क्या हुए, अव्यय हो गए। यहाँ पर अव्यय कहा था ना मैंने, यहाँ पे कहा गया, हाँ यहाँ पर अव्यय होना चाहिए पहला पद, इसे हम अव्ययकारी भी बोल सकते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के होते हैं चार भेद, अरे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लिख देते चार, अच्छा मैंने यहाँ वो लिख दिया, यहाँ डी होना चाहिए, तो चार हो गए, चार आएगा यहाँ पे। ठीक है। वह पढ़ रहा है वाक्य में काल बताइए, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है मतलब काम वर्तमान काल में हो रहा है कि हाँ इस समय ये काम हो रहा है, तो ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है, तो भाई अब हम करते हैं, तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है कि इसमें कौन सा स्वर है, हमें बताना है कि इनमें कौन सा स्वर है। तो देखो ऑप्शन दिए गए आपको कि भाई क है, ए है, ख है, फिर ड है। इनमें चार ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से स्वर कौन सा है। स्वर तो आपने पढ़े ही होंगे और मैंने पढ़ाए भी हैं, स्वर बच्चों बोल दो, इजी है, कर पाओगे यार आसानी से आप। तो बताओ स्वर कौन से इनमें से, क्या कोई स्वर है, बिल्कुल नहीं, ख है नहीं, ड नहीं, कौन सा है, ए इसमें स्वर है। इनमें कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, इनमें कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, ए आ है, ई है, क है, फिर री है, तो इसमें है व्यंजन पूछा है ना, तो क्या इसमें व्यंजन है। इनमें कौन सा भाववाचक है, अब बताना कि भाववाचक संज्ञा बतानी है इसके, इनमें से लड़का भाववाचक संज्ञा नहीं है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस शब्द से पूरी लड़के जाति का बोध हो रहा है, तो ये हमारा लड़का क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, तो ये तो है नहीं। बचपन, बचपन हमारा भाववाचक, क्योंकि बचपन शब्द से, क्योंकि भाववाचक क्या होती है, भाववाचक होते हैं जिसको हम छू सकते हैं और ना ही उसको हम देख सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वही होता है भाववाचक संज्ञा। और बचपन को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, बस महसूस किया जा सकता है, उसे फील कर सकते हैं, तो बचपन हमारा भाववाचक है। कौन सा सर्वनाम है, कोई कौन सा सर्वनाम में से पूछा है कि कोई शब्द है ना, ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक नहीं है, क्यों, क्योंकि निश्चयवाचक क्या होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं जिनकी हमें निश्चित जानकारी हो, जिसकी हमें बिल्कुल निश्चित जानकारी है कि वो इतनी है।
जैसे कि वहाँ पर 2 लड़के खड़े, तो मैं बिल्कुल निश्चित जानकारी है वहाँ पर, हाँ 2 ही लड़के खड़े हैं। और अनिश्चित होता है इससे अपोजिट, कि हमें पता नहीं होता कि इसमें कितने लड़के, जैसे हमें कुछ लड़के खड़े हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं कि वहाँ कौन है, कितने लड़के खड़े हैं, तो वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता संबंधवाचक। संबंधवाचक हो जैसे हमें संबंध का बोध हो, जैसे कि वह मेरा घर है, संबंध बता रहा है कि मेरा और घर के बीच के अंदर, ठीक है। तो इससे पूछे कोई में कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक तो होगा नहीं क्योंकि उसमें निश्चित जानकारी होती है ना। और कोई से ऐसे पता चल रहा है कि कोई मतलब अनिश्चित जानकारी कि हमें पता नहीं है उसके बारे में कोई कौन है, तो यहाँ पर अनिश्चय आएगा। धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे कौन सा है, कालवाचक नहीं, क्योंकि काल के अंदर बताते हैं समय, आज कल परसों। स्थान में ये भी नहीं, क्योंकि स्थान में जगह बताई जाती है, जैसे कि यहाँ वहाँ, ये जगह होती है स्थानवाचक में। रीतिवाचक है, क्योंकि रीतिवाचक में बताया जाता है ढंग, तरीका, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, मतलब तरीका, रीति, विधि, ये सब आते हैं रीतिवाचक में। जैसे कि धीरे धीरे, कि तुम धीरे धीरे चल रहे हो, तुम तेज चल रहे हो, तो इस ढंग जो होगा ना वही हमारा रीतिवाचक होगा, तो इसका आंसर रीतिवाचक है। आज कौन सा क्रिया विशेषण है, आज हमारा काल, काल वाला वाचक है, क्योंकि आज से पता क्या चलता है कि भाई हाँ आज कल परसों समय, ठीक है। अव्यय का अर्थ बदलना, बदलना नहीं, फिर विशेषता, ये विशेषता नहीं बताता, ये बदलता नहीं है, मतलब बदलता है नहीं, ये नहीं बदलता, ये बदलता बिल्कुल भी नहीं, मैंने वो बताया था ये बदलता नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण, अब इसमें से क्रिया विशेषण बता दो। सीता नाम है, राम भी नाम है, तो धीरे धीरे। शोक किस प्रकार का स्थायी भाव है, शोक किस रस का स्थायी भाव है, किस रस का है, रस पढ़ाए थे मैंने आपको। देखो शोक, ये वैसे आप करुण, शांत मतलब शांत होना, वीर मतलब उत्साह, पर करुण होता है शोक का स्थायी भाव। किसका, शोक शब्द का स्थायी भाव होता है करुण। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हमारा स्नेह होता है। रौद्र मतलब गुस्सा, उसका स्थायी भाव हमारा गुस्सा ही होता है, ये रहा क्रोध। भयानक रस का स्थायी हमारा भय होता है। बहुत ही सिंपल है रस, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप इजिली कर पाओगे। ये थोड़ा इजी चार्ट था हमारा, यहाँ पर इजी सब कुछ आए थे, आप कर पाओगे क्योंकि हमारे रस बहुत इजी हैं। हमारे क्रिया विशेषण में आप आसानी से पहचान लोगे, और साथ में सवर व्यंजन तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम तो है ही बहुत इजी। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ कि आपने अपना वादा पूरा किया होगा, कि आपने अंत तक वीडियो देखे होगा, और मैंने भी अपना वादा पूरा किया। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से और डीपली से समझा दिया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपने भी अपना वादा पूरा किया होगा, इस वीडियो को अंत तक देखा होगा। जिसने भी ये वादा पूरा किया हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।